नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड लेक्चर का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसका जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस हम यहाँ पर बनाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने कहा भी था यहाँ पर। तो देखिए, इसी के क्रम में यहाँ पर हम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए क्लासेस करवाएंगे जब तक आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, आपको मालूम है मार्च में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 2 महीने में आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब देखिए देखिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं या फिर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पूरा प्रिपरेशन आपका बेकार चले जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो या फिर अन्य जो प्रिपरेशन आपने की होगी एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, पहले इसमें कहा गया था कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन अब स्क्रीनिंग आ गया है तो इसकी तैयारी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा इस बार, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख के अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अब देखिए, आज का जो वीडियो है उस पर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, जो आपका टीचिंग शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस यूनिट से 8 से 9 क्वेश्चन, कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन, इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। पेपर आपने देखा होगा। अगर पेपर नहीं देखा है, जो मैंने पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पर दिया है, तो इसको उसको एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा मेन फोकस इसी यूनिट पर रहने वाला है। इसके अलावा आखिर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। अगर आपने उसकी तैयारी की है तो आप आंसर करके बताएं उसको। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मालूम चलेगा आप कितना अवेयर हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें जितने भी आयोग हैं, ठीक है, जितने भी परिषद हैं, NCT, NCERT, राधा कृष्ण आयोग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के मैंने पूरा सॉल्यूशन कराया है 100 क्वेश्चन का, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी 40 क्वेश्चन था वहाँ पर। ठीक है, तो एक बार पेपर जरूर देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर डाउट आए थे। उसके जो आंसर है वो गलत मेंशन हो गए थे वहाँ पर वीडियो में, तो उसको भी यहाँ पर ठीक कर लेते हैं और देख लेते हैं। और जिन लोगों ने भी उसका मेंशन किया था उनको थैंक यू, आपने बताया कौन से आंसर गलत थे। ठीक है, अगर कोई और आंसर भी आपको गलत लगे तो वहाँ पर मेंशन कर दीजिए ताकि बाद में हम उसको सही कर सकें। ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर बताए गए थे, इस वजह से हो सकता है वहाँ पर कुछ आंसर गलत हो गए हों। तो पहले उसका देख लेते हैं, जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये था, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, इसमें था कि NCT को किस वर्ष एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था, जिसमें आंसर मैंने आई थिंक 1973 बता दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1995। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आज लिया है, इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। 1995 में एक वैधानिक संस्था बना है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक भी आज आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन था इसमें। देखिए, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना 1927 में हुई थी, जिसका आंसर मैंने बता दिया था भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसको भी सही कर लीजिएगा आप, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर और देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से बनता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ। अब देखिए, राधा कृष्ण आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, तो इस वजह से ये सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आंसर इसका सेम होगा। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 तक। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962। ठीक है, और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इन्हीं के नाम से ये आयोग का जाना जाता है। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है? 4 नवंबर 1948। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को इस आयोग का गठन हुआ था। अच्छा, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके? तो नाम से ही आप समझ जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे इसके अध्यक्ष, इसी वजह से इसका नाम भी रखा गया था राधाकृष्ण आयोग। अब इस आयोग ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस आयोग का मकसद क्या था।
इसको गठन क्यों किया गया था 1948 में, इसकी ज़रूरत क्यों थी। अब देखिए इसका जो मेन एजेंडा या फिर मकसद था गठन करने का, वो था आपका यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। या फिर कह सकते हैं उस समय की नेशनल और कल्चरल रिसर्जेंस जो है, यानी कि पुनरुत्थान, इसके डेवलपमेंट के लिए ये गठन किया गया था इसका, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो कह सकते हैं कि जो उस समय यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है, वहाँ पर उस समय क्या लेवल था उसका, उसकी व्यवस्था किस तरह की थी, जो उस समय तत्कालीन समस्याएं थी, उसकी रिपोर्ट बनाना बेसिकली इस आयोग का गठन था, जो कि काफ़ी ज़रूरी था उस समय बनाना, ठीक है। तो 4 नवंबर 1948 को गठन हुआ इसका। इसके बाद एक और चीज़ नोट कर लीजिए, 25 अगस्त 1949 में, ठीक है, 48 में इसका गठन हुआ था और 49 में 25 अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी इस आयोग ने, जो कि 747 पेजेस की एक बड़ी रिपोर्ट थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए, मे बी ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके अध्यक्ष मैंने बता ही दिया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये भी मैंने आपको बता दिया, 1952 से 1962 तक। द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं ये, ठीक है। अब देखिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इन्हीं की वजह से, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वजह से 1888 में इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है ये भी बताइए आप। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं आपके वेंकैया नायडू, ठीक है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अच्छा, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री। अच्छा, अगर कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है कि वर्तमान में कोई उप प्रधानमंत्री है या नहीं, तो देखिए वर्तमान में उप प्रधानमंत्री कोई नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम जो प्रधानमंत्री थे अंतिम, वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद से कोई भी उप प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो राधाकृष्ण आयोग का गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को, ये इसका राइट आंसर है। और 25 अगस्त 1949 को ये आपका इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1952, 54, 53 या फिर 55? तो ये हुआ था आपका 23 सितंबर 1952 को, ठीक है। देखिए ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट बन जाते हैं। अगर आपको ये मालूम है गठन कब हुआ और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, तो सीधे आपके ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड के और जो क्वेश्चन हैं साइकोलॉजी के या फिर जो अन्य टॉपिक्स हैं, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोच के आंसर करना पड़ता है। किस मान लीजिए कोई थ्योरी दी गई है तो उस पर किस साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी है, इसको सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है आयोग वगैरह के, शिक्षा के क्षेत्र में जो बनाए गए थे रिपोर्ट वगैरह देने के लिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है। इसलिए ये काफ़ी अच्छा सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, ताकि आप इसमें स्कोरिंग कह सकते हैं एक तरह से कि सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। तो मुदालियर आयोग का जो गठन हुआ था वो 23 सितंबर 1952 में हुआ था। अब देखिए इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। देखिए मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे इसके उस समय, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में ये गठन हुआ था, तो ये हुआ था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। नाम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर सारे ऑप्शन अगर मुदालियर से भी दिए जाए तो भी आपको समझ में आना चाहिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे तत्कालीन उस समय के 1952 के। अब इस आयोग ने जो आपका रिपोर्ट है वो दिया था 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1953 में, ठीक है। 1953 में ये रिपोर्ट इन्होंने दे दी थी गवर्नमेंट को, जो कि 244 पेजेस की थी, ठीक है। अब इसका जो मेन मकसद था गठन करने का, ये था आपका माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के लेकर जो उस समय देश में स्थिति थी इसको लेकर रिपोर्ट बनाना, ठीक है। और जो राधाकृष्ण आयोग का था वो था यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है उसका रिपोर्ट देना, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस है इसमें, तो इस बात को भी समाधान करना था बेसिकली माध्यमिक शिक्षा का, और साथ ही साथ
सुझाव भी देना था। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था, ठीक है, 1952 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर राम सिंह कोठारी, डॉक्टर दिनेश कोठारी, राकेश सिंह कोठारी। तो ये है आपका डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये बन सकता है कि जो कोठारी आयोग है आपका, उसका गठन कब हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था, ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, ठीक है। दूसरा, अच्छा देखिए ये 1964 में तो गठन हुआ था, लेकिन 1966 में, ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी इस आयोग ने। अब देखिए ये पूरे स्वतंत्र भारत का एक पहला आयोग था जिसने इसे एक तरह से शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें सामाजिक बदलाव को ध्यान में दिया गया था, ठीक है। जो सोशल चेंजेस थे उस समय के, क्या क्या हुए थे, उसको ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, ठीक है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फाइनल रिपोर्ट इन्होंने कब दी थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 29 जून 1966 में, ठीक है। तो कोठारी आयोग जो था वो स्वतंत्र भारत का एक इम्पॉर्टेंट ऐसा आयोग बनाया गया था जो कि कह सकते हैं सोशल जो चेंजेस है उसको इन्होंने ध्यान में रखा था, ठीक है, पहला ऐसा आयोग था, ठीक है। तो दौलत सिंह कोठारी ने इस आयोग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 61 में, 49 में, 81 में या फिर 94 में? तो देखिए ये किया गया था 61 में, ठीक है, सितंबर 61 में ये किया गया था, ठीक है, सितंबर 1961 में। अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है NCERT, ठीक है, NCERT, सबने ये नाम सुना ही होगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस है आप में से बहुतों का ये NCERT के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है स्कूलों में, ठीक है। तो NCERT इसका शॉर्ट फॉर्म है। इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये एक शैक्षिक संस्थान है। सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कई बार मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। अच्छा, वर्तमान निदेशक अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन है? ऋषिकेश सेनापति, ठीक है, ऋषिकेश सेनापति, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान अगर निदेशक पूछ लिया जाए NCERT के तो ये है ऋषिकेश सेनापति। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? NCERT का बेसिकली कार्य क्या है? तो ये जो परिषद कहें इसको या डिपार्टमेंट कहें, ये जो परिषद है भारत में स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी जो नीतियां हैं इसको बनाने का काम करती है, ठीक है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। तो यही है इसका राइट आंसर हो गया 1961, सितंबर 1961। मुख्यालय न्यू दिल्ली है और वर्तमान निदेशक हैं इसके ऋषिकेश सेनापति। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब अस्तित्व में आया? NCTE, ठीक है, इसको लेकर आजकल काफ़ी चर्चा है उत्तराखंड में, ठीक है। NCTE के अकॉर्डिंग किसको मान्यता मिली है, किसको नहीं मिली है? DLED वालों को मिली है, BEd वालों को, बेसिक शिक्षक भर्ती को जो लेकर चल रहा है आजकल, ठीक है, काफ़ी हलचल है सोशल मीडिया में। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब अस्तित्व में आई, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म है इसका NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो कब अस्तित्व में आई? 1995। इसी को लेकर आपका डाउट भी था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें भी यही पूछा गया था, ठीक है। तो 17 अगस्त 1995 में ये अस्तित्व में आई, बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखिए कई बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है 93 और 95 में, ठीक है, 93 और 95 में ये कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये जो परिषद है ये आपका NCTE एक्ट, ठीक है, NCTE एक्ट 1993 1993 के तहत, ठीक है, ये जो
एक्ट बनाया गया था 1993 में, इसके अनुसरण में कह सकते हैं एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि हुआ था 17 अगस्त 1995 को। तो आंसर तो इसका 1995 होगा, लेकिन कई बार 1993 देख के कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं इसका आंसर ये तो नहीं है, तो ठीक है, तो मैंने ऑप्शन में 1993 रखा ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब अस्तित्व में आई? तो 1995, 17 अगस्त 1995 में। अच्छा, अध्यक्ष पूछ लिया जाए कई बार, तो ये कौन थे? मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जनरली अध्यक्ष कम पूछा जाता है, जो इसकी स्थापना वर्ष है वो ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1986 में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, ये पूछा गया है। 92 में, 93 में, 95 में या फिर 1904 में? तो ये किया गया था 1992 में, ठीक है, 1992 में। अब देखिए बेसिकली जो 1986 का शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो आपकी उससे पहले एक जो पॉलिसी चलती थी, ठीक है, 1986 में एक पॉलिसी बनी, लेकिन उससे पहले भी 1968 में, ठीक है, एक पॉलिसी के रूप में चलता था जिसमें स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर पहली नीति, ठीक है, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी, ठीक है। 1968 की जो ये नीति थी, जो कि एक पूरी तरह से इसको लागू नहीं कह सकते हैं, ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं। ऑफिशियली यहाँ पर 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो थी, लेकिन 1968 में आपने आगे पढ़ा था, जो कोठारी आयोग है उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें इसी नीति को बनाने को लेकर 1968 में, आपको मालूम है 66 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इन्होंने एक सिफारिश दी थी 1968 में कि जो पहली शिक्षा नीति है वो बनाई जाए, उसकी सिफारिश यहाँ पर कोठारी आयोग ने की थी, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया था आपको, जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन 1986 वाला इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है। 1986 की बात करें तो 1992 में पहली चीज़ इसका संशोधन हुआ था, ठीक ठीक है। अब देखिए इस नीति का उद्देश्य क्या था। सबसे पहली चीज़, किसी भी नीति का उद्देश्य होता है इक्वालिटी लाना, ठीक है, तो इसका भी उद्देश्य था। ज़्यादातर नीतियों में इक्वालिटी लाना होता है, जैसे कि पहले क्या था कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर उतना जोर नहीं दिया जाता था, चाहे जो निचली जाति के लोग थे कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो उन पर इतना जोर नहीं दिया जाता था, उनके एजुकेशन को लेकर इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, ठीक है। तो इस नीति का जो ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, इसके अंतर्गत इक्वालिटी लाना इसका मेन मकसद था। विशेष रूप से बात करें तो भारत की महिलाओं, जो मैंने अभी बात की, इसके अलावा SC ST की जो SC ST से संबंधित जो लोग थे उस वक्त, ठीक है, उनको यहाँ पर एक इक्वल जो अवसर है, ठीक है, समान अवसर यहाँ पर दिया जाना इस नीति का मेन मकसद था, ठीक है। अब देखिए इस नीति के तहत आपका प्राइमरी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक और चीज़ चलाई गई थी, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, OBB कहते हैं इसे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, शॉर्ट में इसे कहते हैं OBB। तो इसी समय इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इस नीति में आपकी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, कई लोग ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्सेज वगैरह करते हैं। तो देखिए इसी नीति के तहत ओपन यूनिवर्सिटी को भी प्रचलित किया गया, प्रचलन में आया था ये, जैसे कि आपका हो गया नायूस, ठीक है, NIOS। इसके अलावा जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने सुना होगा नाम, और भी जो हैं, ठीक है। इसके अलावा देश में जो व्यावसायिक और टेक्निकल फील्ड है, ठीक है, इस तरह के एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा AIEEE, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं AIEEE। इसके अलावा JEE, ठीक है, JEE मेन, ठीक है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसके अलावा एक और होता है SLEEE। तो ये जितने भी टेक्निकल कार्यक्रम कह सकते हैं इसे, वो इसका ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद ही यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो 1986 में जो संशोधन हुआ था 1992 में ही हुआ था, तो इस बात को याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, 2020 में आपने एक बड़ी अपडेट आई थी, 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू होने वाली है, अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, हालांकि आई थिंक आपको मालूम ही होगा इस बारे में। 5-3-3
+4, ठीक है। अब ये कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो स्टेज होगा ये वाला 5 साल का, वो होगा आपका फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, इसकी इस नीति के अंतर्गत, ठीक है। जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जो अगला जो 3 साल होगा वो होगा आपका प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, जिसमें आपका 2 से लेकर 5 तक के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें इनको कई सारी स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, ठीक है। बच्चों को मतलब इसमें स्किल्स इसमें नहीं सिखाई जाएंगी बेसिकली। ये जो अगला 3 है जिसमें 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे, ठीक है, 6 से 8 तक के बच्चों में इनमें स्किल्स सिखाई जाएंगी अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो 5 साल तक के बच्चे, मतलब जो 5 और 3, ठीक है, इस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें आपका जो एजुकेशन होगा बिल्कुल मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा, ठीक है। और आगे उसके बाद आपका जो आपका इंटरमीडिएट लेवल का होता है, 9th मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का 9th 10th 11th और 12th, तो ये 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फिलहाल ये लागू नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर 1992। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा या फिर आपने ये तो सुना ही होगा, UGC, ठीक है। इस 3 लेटर्स को आपने सुना होगा बार बार, कई बार कॉलेजों में भी आपने देखा होगा UGC सर्टिफाइड, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1956 में, ठीक है। इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए, 1956, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1956 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। तो इससे कई बार क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आयोग है आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आयोग है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देता है, ठीक है। आपने कई बार सुना भी होगा ये कॉलेज UGC से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है अगर ये पूछा जाए तो ये है आपका न्यू दिल्ली में ही, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अगर ये पूछा जाए कि UGC के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं तो ये 6 हैं, पुणे, भोपाल, ठीक है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु, ठीक है। तो ये 6 टोटल जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिसेज कह सकते हैं, वो हैं आपके ये 6, ठीक है। अब देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आयोग है। तो जो भी UGC सर्टिफाइड कॉलेजेस हैं वो एक सर्टिफाइड कॉलेज माना जाता है, ठीक है। तो 1956 में ये हुआ था, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, UGC एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसे कहते हैं NET। आप में से बहुत लोगों ने ये एग्ज़ाम सुना होगा इसके बारे में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, NET। तो UGC नेट के बारे में आपने सुना होगा, UGC नेट, ठीक है। UGC नेट जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही कराया जाता है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा जिसे कहते हैं हिंदी में नेट, ठीक है। अब देखिए जो UGC पास कर लेता है या फिर कहें कि मतलब UGC नेट पास कर लेता है, कह सकते हैं इसको पास करने के बाद जो यूनिवर्सिटी में है टीचर्स की नियुक्ति है, अब वो डिपेंड करता है आपने किस लेवल में पास किया है, ठीक है, किस परसेंटेज या किस नंबर के साथ इसको पास किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिवर्सिटी से में टीचर्स की नियुक्ति इसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम ये होता है, ठीक है। इस बारे में आपने सुना भी होगा। अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि UGC के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल, ठीक है, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल, धीरेन्द्र पाल, तो ये नाम भी याद रखिएगा, मे बी ये पूछा है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आयोग है, और साथ ही साथ अध्यक्ष कौन है इसके, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल, और UGC ही यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 86 में यहाँ पर पूछा गया है कि, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 86वां संशोधन किया गया संविधान में और इसके किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है,
देखिए पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था कि 1986 से शिक्षा नीति का जो संशोधन है वो पहली बार कब हुआ, तो वो तो 1992 में हुआ था, उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 86वां संशोधन हुआ था संविधान में, वो हुआ था 2002 में, ठीक है। 2 दिसंबर 2002 में ये हुआ था, ठीक है, 2 दिसंबर 2002। तो इस डेट को याद रखिएगा। 86वां संशोधन इसमें किया गया था। इसके अनुसार जब ये संशोधन हुआ तो इसमें आर्टिकल 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इससे कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है कि जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। तो वो है आपका 21A। एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि 86वां संशोधन हुआ था जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था, वो कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 2002 को ये हुआ था। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं। अब देखिए 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसे आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा को, ठीक है, एजुकेशन को। लेकिन इसके बाद 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आपने सुना होगा RTE एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पारित किया था, ठीक है, 2009 में। और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर बना दी गई थी, कर दी गई थी मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछा जाए कि RT एक्ट के तहत कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी, जिसे मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया था, ठीक है, 86वें संशोधन के तहत। तो ये है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, हर एक बच्चे के लिए ये कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कई बार ये कि आर्टिकल 45 क्या है फिर। तो देखिए आर्टिकल 45 आपका शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और संविधान बनना शुरू हुआ था उसमें आर्टिकल 45 में इन चीज़ों को मेंशन किया गया था, इस चीज़ों को रखा गया था, शिक्षा को, ठीक है, एजुकेशन और बच्चों की टेक केयर कौन करेगा, ठीक है, इस बारे में ये आर्टिकल 45 बताता है। तो ये था आपका, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ठीक है, करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन तो ये है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है तो आंसर करके बताएं जल्दी से। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का ही है, ठीक है। तो किस संगठन द्वारा ये अपनाया जाएगा 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को। देखिए स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स और स्पेस, ठीक है। तो इस तरह के जो एजुकेशन है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और स्पेस में, इस क्षेत्र में इन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा, बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आप जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, और इसके बारे में अगर आप कुछ और जानकारी दे सकते हैं तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपने देखा है तो इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से आपका जो पहला यूनिट है, ठीक है, भारतीय शिक्षा का, जिसमें अलग अलग आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपका UGC, NCERT, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगभग कवर करवा दी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम उसको भी कवर कर लेंगे अलग से। हालांकि यहाँ पर मैंने लगभग पहले यूनिट की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवा दी हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए आगे भी। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।